लेकिन सर इस बार तो ऐसा लग रहा था कि पूरे नैरेटिव चेंज हुए, क्योंकि जिस रूप में इजराइल की तरफ से हमले किए गए, ईरान ने जो रिटेलिएशन करना शुरू किया और ईरान ने अमेरिकी बेसिस को टारगेट किया जो मिडिल ईस्ट में है, और उसकी स्ट्रेटेजी ये मानी जा रही थी कि ये युद्ध लंबा ना खिंचे, इसीलिए क्योंकि ईरान बखूबी जानता था कि अगर वो इजराइल पर हमला करेगा तो वो अमेरिकी बेसिस उसके ऊपर और भी ज्यादा वज्रपात कर देंगे, तो उसने सोचा होगा। लेकिन यहाँ की तस्वीर तो पूरी तरह से उलट एक तरह से नजर आई है सर। मैंने कल भी आपको कहा था और आज भी उसी चीज को रिपीट करता हूं, कोई भी देश विश्व में युद्ध शुरू तो कर सकता है, लेकिन वो खत्म कब होगा वो डिसाइड नहीं कर सकता है। और यही चीज आप यहाँ पे मिडिल ईस्ट में देखेंगे। आज के दिन में जो आपने कहा था जो कि 3H वो काम में लगे हुए हैं, ये 3H की बात छोड़ दीजिए, आज के दिन में तो दुनिया में तो मतलब इसको ये इस रूप में हम समझे, अपने दर्शकों को बता दें कि ईरान में भले ही इजराइल और अमेरिका के ऑपरेशन रोअरिंग लायन में भले ही यहाँ पर ये कहा जाए कि खामनेई को मार दिया गया हो, लेकिन अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ। दामोदर सिंह का रुख करूं, लेकिन उसके पहले तस्वीरें देखते चलिए। एक तरफ यहाँ पर प्रदर्शन की तस्वीर है, दूसरी तरफ लोग सड़कों पर उतर कर, देखिए यहाँ पे महिलाएं भी है, ये बड़े स्तर पर ये तस्वीर पेश की जा रही है और इसको समझना होगा क्योंकि महिलाओं को एक बहुत बड़ी भूमिका यहाँ पर दिखाई गई और ये बताया गया था नैरेटिव पेश करते हुए कि आयतुल्लाह अली खामनेई महिला विरोधी हैं। और देखिए यहाँ पर महिलाएं ही आयतुल्लाह अली खामनेई के खिलाफ यहाँ पर या पहले ये कहा जाए कि उनके समर्थन में सड़कों पर उतरी और उनकी मौत के बाद में अब यहाँ पर वो आंसू बहाते हुए नजर आ रही हैं। दामोदर सिंह, लेकिन क्या ये युद्ध अभी फिलहाल थमता हुआ नजर आता है? इस बात को समझाइए, क्योंकि अब एक तरफ मुज्तबा जो है उनका नाम यहाँ पर काफी ज्यादा चर्चा में है। एक तरह से इजराइल और अमेरिका रिजीम चेंज चाहते थे, ये कहा जाए प्रॉक्सीज को समर्थन की बात से इनकार कर रहे थे, मिसाइल प्रोग्राम्स पर पाबंदी या फिर ये कहा जाए कि न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर भी पाबंदी की बात कर रहे थे। लेकिन क्या यहाँ पर अभी भी ये ऐसा युद्ध रुकता हुआ नजर आ रहा है क्या? है ना, जैसा कि अभी हमारे साथ जो वेटरन है उन्होंने बोला कि कोई भी देश युद्ध शुरू कर सकता है लेकिन खत्म करना उसके हाथ में नहीं है। और अब धीरे धीरे जिस तरह से ईरान के प्रॉक्सी इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे 3H की बात करी सर ने, तो ये युद्ध अभी किस डायमेंशन में जाए किसी को कुछ नहीं पता, किस दिशा में चलेगा। लेकिन ये जरूर है कि अगले 1 हफ्ते 2 हफ्ते इसके खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे। और ईरान ने पूरी तरह से उकसावे की जो कार्रवाई की है कि अपने जो पड़ोसी देश है उन सभी में जहां पे भी अमेरिकन बेस है वहां पे उन्होंने अटैक किया। तो मुझे लगता है कि अगर वहां से भी हमले शुरू होते हैं ईरान के ऊपर तो बहुत भयावह स्थिति होने वाली है आने वाले समय में। और ये कहना कि हिजबुल्लाह और हुती के हमलों से, तो हिजबुल्लाह और हुती के हमलों से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो ईरान को थोड़ा डाइवर्ट कर सकते हैं, इजराइल को थोड़ा डाइवर्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकते हैं ईरान को, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क इजराइल पे नहीं पड़ेगा। ये जरूर है कि हुती और हिजबुल्लाह के हमले अगर अमेरिकन बेस पे होते हैं जो मिडिल ईस्ट में, तो जरूर थोड़ा सा अमेरिका को प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यहाँ पर तो असल में मुझे लग रहा है कि शिया और सुन्नी वाला जो फैक्टर है, क्योंकि अब हमने देखा है कि ये शिया सुन्नी की लड़ाई तो लगातार बढ़ रही है और यही वजह है कि इराक में भी लोग सड़कों पर उतर आए हैं। क्या इजराइल में भी ऐसी ही तस्वीर, क्योंकि अगर खामनेई को हाथ लगाया तो हाथ जला देंगे, इस तरह के नारे लगातार हम सुन रहे थे ईरान की तरफ से। कहना बार बार कि खामनेई को हाथ लगाया तो ये कर देंगे, जो करना था अमेरिका और इजराइल ने अपने फर्स्ट वेव में कर दिया। उन्होंने अपने टारगेट अचीव कर लिए, सीनियर लीडरशिप को साफ कर दिया। अब बार बार कुछ भी बोलने से तो कुछ होने से रहा। इराक में कभी भी इराक की गवर्नमेंट खुल के अमेरिका के सामने खड़ी नहीं होगी। प्रॉक्सी जरूर आ सकते हैं, वहां पे मिलिशियाज आ सकते हैं, लेकिन कभी इराक की गवर्नमेंट ऑफिशियल वॉर अनाउंस नहीं करेगी यूएस के खिलाफ। और अब जो बात चल रही है कि इनका बार बार ये इस तरह से बयानबाजी से तो कुछ नहीं होना। और मैं एक बात फिर बता दूं, जो इतने दिन तक ये बातचीत चल रही थी, ये जो सारा एजिटेशन चल रहा था, इन सब चीजों पे केवल टाइम बाय किया जा रहा था, इंटेलिजेंस गैदरिंग हो रही थी कब कहां पे वो प्रिसाइज, यानी कि वो सिर्फ एक रस्म अदायगी बढ़ती। और ये हमने देखा भी था नैना, हमने दिखाया भी था। बिल्कुल आप दामोदर जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि जिनेवा में जब दूसरे दौर की वार्ता हो रही थी तो उधर पर यूएसएस जनरल आर फोर्ड को आगे बढ़ाया जा रहा था, तैनातियां और ज्यादा की जा रही थी। तीसरे दौर की वार्ता हो रही थी तो पता चलता है 50 जेट और पहुंचा दिए गए और इसमें ईरान भी पीछे नहीं था मीनाक्षी। याद रखना होगा हमें, जब जिनेवा में जब पहले दौर की बातचीत में ही अमेरिका और ईरान सामने आ रहे थे, उसके पहले खुर्रमशहर 4 मिसाइल जो है उसको एक तरह से प्रदर्शित करते हुए तस्वीर दिखाई गई थी और ये कहा गया था हम झुकने वाले नहीं हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, हम चर्चा को कंटिन्यू करें, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर भी देखने को मिल रहा है। बगदाद में यूएस एम्बेसी पर हमला हो चुका है। इराक में गुस्साए लोग लगातार सड़कों पर है, तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये सभी खामनेई के समर्थक हैं। समर्थन में सड़कों पर उतरकर लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन और पुलिस के बीच में, प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच में झड़प भी हुई है। लेकिन यूएस एम्बेसी पर हमले की तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं। बिल्कुल। और
तस्वीरें हम दिखा देते हैं जरा, जो प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। मीनाक्षी देखिए आप, हाथों में झंडा लेकर सड़कों पर, ये करीब शाम या शायद सुबह हो रही है वहां की तस्वीर है, और उसी तरह से देखने को मिल रहा है। तस्वीर देखिए यूएस एम्बेसी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, दरअसल ये प्रदर्शन ही यूएस एम्बेसी के सामने हो रहा है। अब खबर आ गई है कि ये जो तमाम लोग गुस्साई हुई भीड़ थी यूएस एम्बेसी के सामने पहले तो जाकर के प्रदर्शन करते होते हैं और उसके बाद सीधे जाकर के तोड़फोड़ कर देते हैं, वहां पर हमला होता है। और यही वजह रही कि देखिए अमेरिका ने जगह जगह से अपने जो कर्मचारी हैं उनको वापस बुलाना शुरू कर दिया था। बहरीन से वापस बुला लिया गया था, कतर से वापस बुला लिया गया था, यूएई से वापस बुला लिया गया था कि अगर आवश्यकता नहीं है तो इतने 50-50 60 कर्मचारियों की वहां कोई जरूरत नहीं, वापस आइए। और ये पूरी प्लानिंग का हिस्सा है, और इसी वजह से बिल्कुल, और इसी वजह से ये तस्वीर देखने को मिली। आप समझिए कि अमेरिका ने ये जो टाइम बाय वाला हम जिक्र कर रहे हैं, उसने टाइम बाय करने का कोशिश किया, चाहे वो जेराल्ड आर्ट के लिए लेना हो या अब्राहम लिंकन के लेना हो। जब वो नजदीक पहुंच गए हैं, वो स्पष्ट रूप से वहां पहुंच गए जहां से आराम से वो हमला कर सकते हैं, उसके बाद हमला किया गया। और फिर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचते हैं इजराइल में, और वहां पर मुलाकात होती है दोनों के बीच में, और किसी को कोई शक ना हो, मतलब हाँ दिमाग डाइवर्ट करने की कोशिश जो है वो की जाती है। और जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आते हैं और उसके बाद से हमला देखने को मिलता है, तो ये शो करता है कि पुख्ता प्लानिंग किस तरह से थी। एम्बेसी के बाहर की है, बगदाद से आई है, इराक की राजधानी से, जहां पर ये पहले तो भीड़ के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था, उसके बाद उनकी तरफ से तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। पहले दौर की बातचीत ओमान में होती है, दूसरी दौर की बातचीत जिनेवा में होती है, तीसरे दौर की बातचीत जिनेवा में होती है। तीसरे दौर की बातचीत के बाद कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान जी, ये कहा जा रहा था कि बातचीत पर थोड़ी सी सहमति बनी हुई है, थोड़ी सी नरमी दिखाई जा रही है, लेकिन यहां पर बात खत्म भी नहीं हुई थी और युद्ध शुरू हो जाता है। मीनाक्षी जी, ये तरीका है अपना टाइम चुनने का अमेरिका और इजराइल के हवाले से कि कब अटैक करना है। और मेरी समझ में जो कल अटैक किया है वो तब किया है जब उनके हाथ में पक्की चीज आ गई कि अब हम खुमैनी को मार सकते हैं। ये हो, अगर खुमैनी को मार सकते थे 3 दिन बाद, तो 3 दिन बाद अटैक करते ये। और मोदी साहब भी इजराइल गए, सडनली गए, आपको पता है काफी अनप्लान्ड ट्रिप था। ठीक है सर, माफी के साथ आपको बीच में रोक रहा हूं, लगातार वॉर से जुड़े जो है अपडेट सामने आ रहे हैं। बड़ी खबर बता दें मीनाक्षी दर्शकों को कि सीज फायर के लिए अपील जो है चीन की तरफ से किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं कि चीन ने तुरंत सीज फायर की अपील की गई है। देखिए अब चीन निकलकर सामने आ गया है और क्या कह रहा है कि शांति बनाए रखें, इसकी अपील सभी पक्षों से की गई है चीन की तरफ से। ये बड़ी खबर है अपने आप में, जिसमें ये देखिए हम कह रहे थे ना कि चीन हो या रशिया, वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ईरान के साथ खड़ा है, लेकिन जब चाहे वो सामान देने के मामले में हो या फिर दूसरी तरीके से। अब क्या हुआ कि खामनेई की अगर शहादत हो जाती है, मौत हो जाती है, उसके बाद से चीन की अपील देखने को मिलती है। अगर अपील करनी थी तो ये पहले भी अपील कर सकते थे, ये सोचने वाली बात है। सभी पक्षों से तनाव कम करने की अपील की गई है मीनाक्षी। तब तो बिजनेस भी तो चल रहा था जब रूस हो $589 मिलियन की, फिर उनके साथ एक डील हो या फिर चीन के साथ डील हो, तो ये सब कुछ भी तो चीजें चल रही थी। लेकिन अब सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की और सीज फायर करने के अलावा, ये अपील करने के अलावा उनके पास कुछ भी सीमित नहीं रह जाता है। कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान जी, आप अपनी बात को कंटिन्यू भी करिएगा और उसके साथ साथ ये भी बताइएगा, जो ये चीन, ये स्ट्रेटेजिक मूवमेंट होता है, हालांकि कोई भी देश आएगा सामने आकर के जमीन पर उतर करके लड़ाई में हिस्सा लेना ले, वो यही कहेगा कि भाई शांति बनाए रखिए, यही स्टैंडर्ड होगा। यही मैं कह रहा हूँ। हमारे शहर में, गांव में, सड़क पे लड़ाई होगी तो चाहे मैं इस आदमी को सपोर्ट कर रहा हूँ लड़ाई में, चाहे उस आदमी को, मैं तो कहता ही रहूंगा नहीं नहीं भाई मत लड़ो मत लड़ो। तो इन बातों का कोई मतलब खास है नहीं। पर एक बात जरूर है, क्या कि चीन का जो है 40%, ईरान का 40% तेल, 30 से 40% तेल कौन खपत लेता है? चीन लेता है। तो चीन चाहता नहीं है कि वहां हलचल हो, और दूसरी बात, वो हलचल ना हो के तरीके के हवाले से ही वो ईरान को मजबूत कर रहा था। नंबर टू चीन क्या चाहता है? अमेरिका इधर आया है तो इसको यह फंसा दो, कई समझो आप, फंसा दो मतलब लंबा युद्ध चले, इन द सेंस कि अभी साउथ चाइना सी से अब्राहम लिंकन तो 3 हफ्ते पहले निकल चुका है वहां से। उसका अमेरिका का प्रेजेंस कम हो चुका है। तो ये नहीं मैं कह रहा हूं ताइवान पे अटैक 26 में एक्सपेक्टेड है, ताइवान पे अटैक तो 27 में एक्सपेक्टेड है। पर जो आपस में की राइवलरी है किसकी, चीन और अमेरिका की, तो उनको फंसा के चलने में उन्होंने। और सर आप जब ये बात कह रहे हैं तो मुझे याद भी आता है कि कल से, जैसे सोमवार से कहीं ना कहीं तेल के दामों में तो जबरदस्त उछाल आने वाला है, आग लगने वाली है, वैश्विक स्तर पर बहुत बदलाव आएगा, बढ़ोतरी होने वाली है।
हाँ। $72 तो हो गया है। आप देखना हर दिन लड़ाई होगी, $2-3-4 बढ़ता जाएगा। पर मैं एक आपको बात बताऊं, तो कल भी मुझे मौका नहीं मिला बोलने का, मीनाक्षी जी, आशीष जी, देखो ये चीन बिजनेसमैन ट्रम्प जो है वो क्या कर रहा है मैं बताता हूँ मेरी समझ में। ये देखिए, जो 20% ऑयल जो है दुनिया का कहां से, हॉर्मुज स्ट्रेट से निकलता है। हॉर्मुज स्ट्रेट जब बंद होगी तो ये, और उस 20% में से 80% जो है एशिया में आता है। एशिया माने इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ठीक है। और हमारा आपको पता है कितना इंपोर्ट है पर सालाना? हमारा इंपोर्ट सालाना ऑयल का $145 बिलियन है, डिफेंस बजट का डबल। और ये क्या है, ये जब क्या करेगा मिस्टर ट्रम्प, कहां बैठा है, हजारों मील दूर बैठा है, उनके पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, उनके पास तो सर वेनेजुएला का भी तेल है कि वो जितना इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं। सर आप इस बात को भी कंटिन्यू रखिएगा। गीतू मेरे साथ जुड़ गई है, गीतू के पास भी कुछ अहम जानकारी आ रही है, जरा रुक कर लेते हैं और समझते हैं कि अब युद्ध से जुड़ी हुई और कौन सी बड़ी खबर आ गई है इस दौरान। बिल्कुल मीनाक्षी, इस बीच एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें। मिडिल ईस्ट पर ईरानी सेना ने फिर से हमला कर दिया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर अटैक किया गया है। मध्य पूर्व में अमेरिकी बेस पर यह अटैक, अमेरिका के 14 सैन्य बेस पर ईरान का हमला। तो मिसाइल और ड्रोन से अमेरिकी बेस पर हमला किया गया। हमले में 100 से ज्यादा अमेरिकियों की मौत की खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर अटैक किया गया है। अमेरिका के 14 सैन्य बेस पर ईरान ने हमला कर दिया है। तो यूएस 14 नेवल बेस पर ईरान ने हमला किया। मिसाइल और ड्रोन से यह अटैक किया गया है। तो हमले में 100 से ज्यादा अमेरिकियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, हम बता रहे हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये कि हमले में 100 से ज्यादा अमेरिकियों की मौत हो गई है। ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा, यानी अब ये पलटवार और भी ज्यादा बड़ा होने वाला है। मध्य पूर्व में अमेरिकी बेसिस पर अटैक, 100 से ज्यादा अमेरिकियों की अगर मौत हो गई है तो ये तो ट्रम्प है जो 4 अमेरिकियों की मौत बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और उन्होंने वेनेजुएला में किस तरीके से बदला लिया था वो पूरी दुनिया ने देखा था। तो 100 अमेरिकियों की मौत को वो यूं ही खाली जाया नहीं जाने देंगे। जी हाँ, देखिए ये सिलसिला भी तो शुरू ही हुआ, कल ही शुरू हुआ है। और अमेरिकी मिडिल ईस्ट में वल्नरेबल है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। देखिए बहरीन में तो एकदम बिल्कुल सटीक अटैक हुआ है 5th नेवल हेडक्वार्टर के बेस पे।